सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथमेटिक्स की अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है। अगर इस बार आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें और इसकी तैयारी कर सकें। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे, इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, तो आपको अदर कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चैनल से ही सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको सारी की सारी तैयारी भी इस पर कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला हमारा है विभव प्रवणता और एक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। तो देखिए, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए इसको मैं स्क्रीन पे आपको पढ़ाऊंगा। वहाँ पर कुछ आपको नोट्स भी रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास कॉपी में नोट रहेगा, बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। और ये एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, ना कि डायरेक्टली ये परिभाषा। आप इंटरमीडिएट का पेपर देने वाले हैं तो आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपसे परिभाषा एक भी नहीं पूछा जाता है, आपसे उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे उसके एप्लीकेशंस हो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, इस परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए, उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं परिभाषा की तरफ। तो देखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके नाम से हमको समझ में आ रहा। सम मतलब क्या होता है, समान, विभव और पृष्ठ, यानी किसी ऐसे पृष्ठ की बात की जा रही है, कोई ऐसा पृष्ठ की बात की जा रही है जिसमें क्या हो, विभव क्या हो, समान हो। विभव क्या कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो अर्थात समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आराम से आपको याद हो जाएगी, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए कि कोई भी ऐसा पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। क्या हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि विभव समान रहे, अगर इस बिंदु पर विभव समान है, यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, तो अंतर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंतर शून्य ही तो होगा। 5 में से 5 घटाएंगे शून्य, यानी क्या होगा, विभवांतर शून्य होगा। ठीक, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। अब विभवांतर जब शून्य होगा तो कार्य कितना करना पड़ेगा, हम लोगों ने कार्य का एक सूत्र पढ़ा होगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर विभवांतर शून्य है तो इसका मतलब कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक, तीसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। यानी कोई भी अगर समविभव पृष्ठ है तो वहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो हमेशा पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत, कुछ इस प्रकार से होंगी, कुछ इस टाइप से लोग कह सकते हैं कि हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। इस पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, आदेश नहीं आवेश होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किन्हीं भी दो आवेश, अगर यहाँ पर Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इनको अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाने में
कुछ कार्य करना पड़ेगा। अनंत से अगर इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम बोर्ड पर कुछ चीज़ें इससे संबंधित चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, इसका सूत्र क्या होता है और फिर आगे देखते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। ये हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इस सूत्र में अगर हम बात करें, देखिए Q1 और Q2 क्या हमारे पास आवेश हैं। अगर आवेश धनावेशित है तो प्लस में लिया जाएगा, ऋणावेशित है तो माइनस में लिया जाएगा। यानी अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। यानी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब क्या कहते हैं वैद्युत स्थिति ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। Q1 और Q2 का मान जो चिन्हों सहित रखना पड़ेगा, माइनस में तो माइनस रखना पड़ेगा, प्लस में है तो प्लस रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का, तो हम लोग जानते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। यह एक अदिश राशि है, या क्या है, एक अदिश राशि है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये तो केवल दो आवेशों के बारे में बात किया गया। अब मान लेते हैं कई सारे आवेश, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा निकाय हो जो कई आवेशों से मिलकर बना हो। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं आवेश Q1 है, यहाँ पर मान लेते हैं माइनस Q2 है, यहाँ पर प्लस Q3 है। ठीक है, ये निकाय बन गया। निकाय का मतलब आपको ऐसे समझना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ निकाय का मतलब क्या होता है। जैसे कंप्यूटर आपने देखा, कंप्यूटर में CPU अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब सबको मिलाएंगे तो एक ये निकाय बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। निकाय की इंग्लिश क्या होती है, सिस्टम होती है। तो निकाय का मतलब होता है कि कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है जो अलग अलग कई चीजों से मिलकर के बन रहा है। तो ये जो आपको एक निकाय दिख रहा है, एक सिस्टम जो दिख रहा है, अगर इसकी वैद्युत स्थिति जब आपको ज्ञात करनी है तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए मान लेते हैं इनके बीच की दूरी R12 है, इनके बीच की दूरी R23 है और इनके बीच की दूरी R13 मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, इस स्थिति में जो स्थिति क्या होगा वो कैसे होगा, आपने पहले भी पढ़ा था। यहाँ मैं फॉर्मूला आपको लिखने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप फॉर्मूला याद कीजिए या रटिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या ऐसे फॉर्मूले को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज को देखिए, समझिए कि एक बार इन दोनों के बीच वैद्युत स्थिति ज्ञात करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थिति ज्ञात करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं, वैद्युत स्थिति अलग अलग शक्ति ज्ञात करते हैं, तो ये अदिश राशि सबको सीधे सीधे हमें जोड़ लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम सबसे पहले इनके बीच की वैद्युत स्थिति की बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 और Q2 मतलब दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश हमारा माइनस में है तो माइनस Q2 बटे R। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सूत्र हमारा दो आवेशों की दो आवेश अगर हैं तब वैद्युत स्थिति का सूत्र है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है, R12 लिखेंगे प्लस, अब इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थिति का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q2 और Q3 और बटे R23 इनके बीच का हो गया। अब इनके बीच का भी निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 और बटे R13 ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है, देखिए मैंने U1 U2 U3 अलग अलग निकाल कर सबको जोड़ लिया है, क्योंकि अदिश राशियों में सीधे सीधे जोड़ा जाता है। जैसे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे ही U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 लिख सकते हैं। जो मैंने ये सिस्टम, ये तरीका अपनाया है, ये तरीका आपको सीखना। इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो इस प्रकार से कुछ बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और फिर Q1 Q2, क्योंकि देखिए Q1 और Q2 एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस कर दिया, बटे R12 और यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, Q2 Q3 बटे R23 और प्लस Q1 Q3 बटे R13। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो इस कंडीशन में फॉर्मूला बना है। आप अगर इसे सीखते हैं कि कैसा है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ना दे करके आपको एक आयत दे दिया जाए,
इस आयत में यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। ये मान लीजिए माइनस में, ये मान लीजिए माइनस में है। अगर इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कहा जाता तब आप ये सूत्र नहीं लगा सकते हैं। आपको तरीका सीखना है कि कैसे सॉल्व किया गया, ये सूत्र फाइंड कैसे किया गया, प्राप्त कैसे किया गया है, वो तरीका आपको सीखना है। तो तरीका हम देख रहे हैं, एक बार इन दोनों के बीच स्थिति ज्ञात कर लेंगे, एक बार इन दोनों के बीच ज्ञात करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच, एक बार इन दोनों के बीच, और सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे नहीं कह सकते 1/4 को हम बाहर कर लेंगे, और एक बार इन दोनों का गुणा बटे इनके बीच की दूरी, प्लस इन दोनों का गुणा बटे इनके बीच की दूरी, प्लस इन दोनों का गुणा बटे इनके बीच की दूरी, प्लस इन दोनों के बीच गुणा बटे इनके बीच की दूरी। तो ये सूत्र हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हम लिख सकते, कर सकते हैं। ऐसा क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर हो रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका परिभाषा टिपिकल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल इसे हम याद कर सकते, समझ जाएंगे, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और ये अभी हम आपको बोर्ड पर दिखाकर इसका सूत्र लेकर आपको समझा दे रहे हैं, और वहाँ से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली इस पर अपलोड किया जा सके। प्रवणता का सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यानी हम लोग इसकी परिभाषा कैसे लर्न कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम डेल्टा X से डिनोट करते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया विभव प्रवणता का सूत्र। यहाँ पर इसके अनुसार अगर मात्रक की बात करें तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, ये ऋणात्मक चिन्ह जो है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, क्या बताता है ये? यह इस चीज को प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कंपटीशन परीक्षा अगर देना होता तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे हमारा क्या होगा? विभव घटता जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मान लेते हैं कि धन परीक्षण आवेश हमारा प्लस Q है, इसके कारण कोई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E उत्पन्न होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं इधर की तरफ। यहाँ पर एक बिंदु A है, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बिंदु B है। मान लेते हैं इस बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है। इस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ से इसकी जो दूरी है वो x है, और A से B की जो दूरी है वो मान लेते हैं डेल्टा x है। ठीक, अब हम लोग कहेंगे कि धन परीक्षण आवेश यानी प्लस Q के कारण बिंदु Q0 पर लगने वाला बल, हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र E में स्थित आवेश, कौन सा आवेश? Q0, क्योंकि धन परीक्षण आवेश की हम बात करें कि इसी को खिसका कर इधर उधर ले जाना चाहेंगे। स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल, मैं बोर्ड पर इसलिए लिख दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा भले बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप जिसे नोट डाउन कर सके पूरा, क्या हो जाएगा? लगने वाला बल ये बराबर क्या हो जाएगा? Q0 × E। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है,
हम लोगों ने पढ़ा होगा कि E बराबर एफ अपान क्यू, E बराबर एफ अपान क्यू। अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियोस को देखिए, सीरियल से आप पढ़िए, आपको ये भी फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे इस Q0 को, इस B से Q0 आवेश को B से A तक लाना चाहते हैं, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू। कार्य बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना F है, और विस्थापन यहाँ B से A तक की विस्थापन कितना है, डेल्टा एक्स। आप देख रहे हैं चित्र में माना गया है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस साइड में है तो वैद्युत बल की दिशा भी इधर रही होगी। तो वैद्युत बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, क्योंकि वैद्युत बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन हम इधर करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। क्लियर है, ये बात आपको पता होना चाहिए माइनस का चिन्ह क्यों है। यहाँ पर यही लिख सकते हैं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन वैद्युत बल के विपरीत दिशा में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बटे नहीं, इक्वल टू एफ का वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है Q0 गुणे E और गुणे माइनस डेल्टा एक्स। लिखा जा सकता है, बिल्कुल हमने लिख दिया। इसे ऐसे लिखते हैं बटे Q0 इक्वल टू माइनस E और इंटू डेल्टा एक्स। इस Q0 को हमने पक्षांतर कर लिया, आपको पता होना चाहिए Q0 को हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, परंतु हम लोग जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू बटे Q0 बराबर होता है डेल्टा V। आपको पता होना चाहिए विभवांतर की परिभाषा, विभव और विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ाया था, उस परिभाषा के अनुसार हमने लिखा है। अब देख रहे होंगे बार बार कि पीछे के टॉपिक्स को उठाया जा रहा है, सारे वीडियोज को आप देखिए, सब सीरियल से पढ़िए, तब आप कुछ कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर तभी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये दोनों साइड बराबर है, बराबर कि नहीं। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स, लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, माइनस। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये विभव प्रवणता है कि नहीं है, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या, माइनस ई। विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस ई। आपने एक वीडियो भी पिछला वीडियो पढ़ा होगा, 1-2 वीडियो पढ़ ली, जहां पर हमने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो वहां पर क्या आपको मिला था, डेल्टा V इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स, या डी हमने लिखा होगा माइनस में करके, उसे हमने सॉल्व भी किया था। वही चीज यहाँ भी है, लिखा जाए तो वही टॉपिक यहाँ पर भी है, लेकिन विभव प्रवणता तब हमने नहीं पढ़ाया था, इसलिए हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ नहीं भी सॉल्व किया होगा, हमने डायरेक्टली सूत्र लिखा होगा, तो सॉल्व करने का तरीका ये आप समझ लीजिए। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम विभव प्रवणता बराबर माइनस ई, तो यानी हम लोग कह सकते हैं जो विभव प्रवणता होता है ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, परंतु विपरीत दिशा में होता है, बोला जा सकता है ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ। या हम लोग कह सकते हैं विभव प्रवणता जो होता है वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जो अगर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और इसके अनुसार एक चीज और भी हम लोग कर सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र का अभी तक हम लोगों ने मात्रक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, यहाँ से देखिए न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसी के अनुसार यहाँ से भी हमारा बन जाएगा, क्योंकि विभव प्रवणता का भी हम लोगों ने मात्रक पढ़ा, तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या था, जूल प्रति मीटर। इसका मतलब हुआ कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी जूल प्रति मीटर होता है, विभव प्रवणता का मात्रक भी जूल प्रति मीटर होता है। या सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान बराबर होता है, संख्यात्मक मान, और वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इतना टॉपिक हो गया कवर। अब एक छोटी सी बात को और हम बताना चाहेंगे आपको, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, जिससे हमको समझ में हमें भी आए कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहा है, जिससे और अगर जो भी कमियां हैं आप बताइए, जिससे कि सुधार भी किया जा सके। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स।
अब यहाँ पर पढ़ा था ना, अच्छा माइनस यहाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप यहाँ से भी याद रख लीजिए, इक्वल टू होता है डेल्टा v का मतलब क्या होता है, विभवांतर v1 माइनस v2 लिख सकते हैं। अगर हम संख्यात्मक रूप में केवल बात करें v1 माइनस v2 और बटे डेल्टा x को d लिख देते हैं। मैं आपको इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला एक जगह में एक दो जगहों पर यूज करना पड़ेगा। जब दो प्लेटें इस प्रकार से कुछ दी गई हों, इस पर विभव v1, इस पर विभव v2, इनके बीच की दूरी d दी गई, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू v1 माइनस v2 बटे d। अगर देखा जाए तो ये सूत्र, यही सूत्र है, दोनों एक ही सूत्र है, क्योंकि डेल्टा v मतलब v1 माइनस v2 होता है, डेल्टा x मतलब दूरी, अगर हम दूरी को d मान लेते तो d लिखेंगे, x मानेंगे तो x लिखेंगे, r मान लिया जाए तो r लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में